ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हमारा जो विषय है वह है गुलिक और मांदी के विषय में। तो अक्सर आपने गुलिक कुंडली या गुलिक के विषय में सुना होगा कि बहुत लोग गुलिक के अनुसार कुंडली का विश्लेषण करवा रहे हैं, या इस शब्द से आप लोग कहीं न कहीं परिचित हुए होंगे। तो आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर ये गुलिक एक नई चीज़ क्या है। तो आज हम गुलिक और इन्हीं मांद के बारे में पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में। साथ ही कुंडली में इनको कैसे निकाला जाता है कि कुंडली के किस भाव में इनकी स्थिति है और इनका क्या प्रभाव होता है। और बिना गुलिक और मांद यानी इनका बिना भाव में देखे अगर कुंडली का विश्लेषण किया जा रहा है तो वो 100% सही नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। कभी कभी होता है कि गुलिक या मांद की वजह से कुंडली में बनने वाले बहुत से शुभ योग जो हैं दूषित हो जाते हैं या वो प्रभाव नहीं देते। तो आज इसी सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि गुलिक और मांदी क्या है। तो बहुत सारी जगहों पर आपने ये सुना होगा या जाना होगा कि गुलिक और मांदी को एक ही माना जाता है, परंतु किसी किसी का मत है कि गुलिक और मांदी जो हैं वो अलग हैं। बहुत लोग इसको एक मानते हैं, पर सर्वार्थ चिंतामणि के ग्रंथ अनुसार एवं कुछ और अन्य पुस्तकों को अगर हम अवलोकन करें तो ऐसा बताया जाता है कि दोनों को निकालने की जो साधन विधि है उनके अनुसार गुलिक और मांदी जो है दो वस्तु प्रतीत होती, यानी दो अलग अलग चीज़ें लगती हैं। तो कहीं कहीं गुलिक और मांदी को एक ही नाम माना जाता है कि दोनों एक ही हैं, और कहीं कहीं इनको अलग भी माना जाता है। एक श्लोक हम देखते हैं, सने सुतस्याद गुलिकोथ मांदी यमत्मज प्राण हरोति पापी। अर्थात शनि के पुत्र को गुलिक और शनि सुत कहते हैं, यानी गुलिक जो है उनको शनि का पुत्र कहते हैं, और मांदी को यमत्मज यानी यम का पुत्र प्राणहर और अति पापी कहते हैं। तो वास्तव में गुलिक कोई ग्रह नहीं है, अपितु यह एक छाया ग्रह है। उसी प्रकार मांद भी एक छाया ग्रह माना जाता है। दोनों ही अप्रकाश ग्रह हैं, यानी छाया ग्रह हैं। इनको उपग्रह भी मानते हैं। जैसे आप जानते होंगे विज्ञान की भाषा में कि सभी ग्रहों के उपग्रह या चांद होते हैं, उसी प्रकार गुलिक और मांद को ये माना जाता है कि शनि के उपग्रह हैं या उनके चांद हैं। लेकिन चूंकि इनका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर अत्यधिक है, इसलिए इनकी गणना की जाती है। बाकी और ग्रहों के भी उपग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों के एक एक उपग्रह माने जाते हैं जो प्रभावी हैं, तो उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। गुलिक व मांदी उपग्रह की जो अपनी राशि मानी जाती है वो कुंभ की राशि मानी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ के स्वामी शनि होते हैं, तो इनकी भी स्थिति जो है कुंभ में मानी जाती है। अभी हम थोड़ा सा विज्ञान की नवीनतम खोजें अगर देखें तो उसमें ग्रहों में जो उपग्रह सर्वाधिक हैं उनके आधार पर भी शनि जो है वो नंबर 1 पर पहुंच गया है। यानी शनि ग्रह पर अब तक कुल 82 चाँद की खोज हुई है, यानी उसके 82 उपग्रहों की खोज हो गई है। जबकि बृहस्पति जो है वो 79 यानी 79 चाँद के साथ अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले हम लोग पढ़े थे कि बृहस्पति जो है उसके सर्वाधिक उपग्रह या चाँद हैं, परंतु 2019 या 2020 तक ये खोजें हुई हैं तो और भी चाँद मिले हैं शनि ग्रह के। तो कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव होता है। और शनि का ये उपग्रह होने के कारण चूँकि कुंडली में अक्सर गुलिक या मांदी जो है अशुभ प्रभाव डालते हैं, जिस भी भाव में होते हैं उस भाव को दूषित कर देते हैं या उस भाव से संबंधित जो शुभ चीज़ें हैं उसको कम कर देते हैं। तो इसकी गणना करना बहुत आवश्यक है कुंडली में फलादेश के लिए। गुलिकस्य तु संयोगे दोषाम सर्वत्र निर्दिशेत। अर्थात गुलिक के संयोग से सर्वत्र दोष ही होते हैं। गुलिक जो है केवल 6वें और 11वें भाव में ही शुभ फल देता है, यानी कुछ हद तक ठीक होता है अगर 6वें भाव में है या 11वें भाव में है। इसके अलावा तीसरे और 10वें भाव में भी इसको कुछ हद तक ठीक माना जाता है अगर वहाँ ये सही स्थिति में है। तो जन्म संशोधन के समय यह गुलिक जातक के किसी भी भाव में बैठ सकता है। जिस भाव में गुलिक स्थिति होगा उस भाव के फल में यह सामान्यतः कमी करता है। सभी 9 ग्रहों के एक एक उपग्रह की सत्ता स्वीकार की जाती है। जैसे सूर्य का उपग्रह जो काल है, चंद्र का उपग्रह परिधि है, मंगल के उपग्रह का नाम धूम है, बुध के जो उपग्रह हैं उसका अर्धयाम नाम है, बृहस्पति का यमघंट है, शुक्र का कोदंड है,
शनि का मांदी है, राहु का जो उपग्रह वो पात है, और केतु के उपग्रह को उपकेत कहते हैं। यानी इन सभी 9 ग्रहों के जो प्रभावी उपग्रह हैं एक एक माने जाते हैं। तो इस तरह 9 ग्रह और 9 उपग्रह माने जाते हैं। अगर आपको कुंडली में सूक्ष्म विश्लेषण करना है तो इन सब उपग्रहों की भी गणना की जाती है, लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी जो मांद या गुलिक है तो उसी की गणना मुख्य रूप से हम देखते हैं। उत्तर कालामृत एक ग्रंथ है कालिदास का, उसमें गुलिक या मांदी से लग्न शुद्धि का भी उल्लेख करते बताया गया है। यानी कालिदास ने बताया है कि मांदी और चंद्रमा की जो अस्पष्ट राशि है या उनकी नवांश राशि है, दोनों में जो बलवान हो यानी जिसकी पावर ज़्यादा हो, डिग्री ज़्यादा हो, उससे 1, 5, 7, 9वें स्थान की जो राशि होती है वही जन्म लग्न होती है। किसी भी जातक का लग्न निकाला जाता है तो अक्सर उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, और जैसा कि आजकल देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर से लग्न बनाया जाता है तो उसमें 2 से 3% मैंने भी देखा है, इसको अनुभव भी किया है कि लग्न जो है वो आगे पीछे हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर से भी शुद्धता नहीं रहती, और जो पाचांग से निकालते हैं उसकी भी शुद्धता चूँकि गणना में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सूक्ष्मता की कमी रह जाती है। तो बाद में क्या करते हैं, और सूक्ष्म विश्लेषण के लिए उस जातक के लग्न की शुद्धि करते हैं। तो उसके 2-3 तरीके हैं उनसे शुद्धियाँ करने के, तो उससे और कंफर्म करते हैं कि लग्न वही है और कितने डिग्री की है। तो इसके अनुसार यानी गुलिक और मांदी से भी लग्न की शुद्धि का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो गुलिक है इसको निकालते कैसे हैं किसी की कुंडली में। तो केवल पाचांग से, बिना किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से, जो हमने कुंडली बनाने की पीछे 2 वीडियो बनाई है जिसमें एक जातक की कुंडली लेकर केवल पाचांग की सहायता से पूरी कुंडली बनाई गई थी, उसी कुंडली को उदाहरण मानकर हम आगे चलते हैं। तो उस दिन देखते हैं कि जातक का जन्म जो 23 जुलाई 1991 को है, 5:17 सायं है और मंगलवार दिन है। तो उस दिन का हम पाचांक में दिन मान देखेंगे तो वहाँ 33 और 45 लिखा हुआ है, यानी 33 दंड इतना, 45 कला लिखा हुआ है। एक्चुअल में दिनमान क्या होता है, सूर्योदय के समय से सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है वो दिनमान होता है, यानी वो दिन कितना बड़ा होगा। हालांकि दिनमान पाचांक में दिया रहता है और थोड़ा सा कभी कभी अंतर भी होता है। अगर आप उसको ऐसा निकालना चाहें कि सूर्यास्त को घटा के सूर्योदय में से, तो थोड़ा सा अंतर मालूम होता है। तो इसलिए जो दिनमान पाचांक में दिया रहता है उसी को शुद्धतम माने और उसी को ले। तो ये हमने पाचांक उस ईयर का देख करके और हमने ये दिनमान उस दिन का नोट कर लिया है। अब इस दिनमान को 8 भाग कर देंगे और प्रत्येक भाग में एक अधिपति की कल्पना की जाती है यदि दिन का जन्म है। यानी ये जो 33-45 है इसको 8 पार्ट में विभाजित कर लेंगे और उसमें एक एक पार्ट में एक एक अधिपति माना जाएगा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का अगर जन्म है तो। परंतु अगर किसी का मान लीजिए जन्म रात्रि का है तो क्या करेंगे, तो अगर रात्रि का जन्म है तो वाराधिपति यानी उस दिन के जो अधिपति होंगे उससे 5वें ग्रह को पहले खंड का अधिपति मानकर क्रमशः गणना की जाएगी। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से यानी उदाहरण से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो होता क्या, जैसे हमने ये दिनमान निकाला 33 और 45, इसको हमने सर्वप्रथम 8 से भाग दे दिया तो हमको 4 और 13 प्राप्त हुआ। अब इस 4, 13 के हिसाब से इसको 8 भाग में विभाजित कर लेंगे, यानी कि 4, 13, फिर 8, 26, फिर 12, 39, ये पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां खंड। 8वां खंड जो 33, 44 लगभग 33-45 के बराबर है। तो ये 8 खंड बन गए। अब चूंकि जातक का जो जन्म है वो मंगलवार को है तो पहले खंड का स्वामी जो है, मंगलवार के जो स्वामी है मंगल ग्रह, उस दिन के वाराधिपति, उनको माना जाएगा। तो पहले खंड में मंगल, दूसरे में बुध, फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र, यानी चंद्र मतलब सोमवार के। इस तरह 7 खंड यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये 7 जो खंड हैं शुरुआती, इसमें 7 जो वाराधिपति हैं उनको क्रमशः यहाँ लिख देंगे। 8वां जो खंड होता है उसका कोई अधिपति नहीं होता है तो उसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ एक चीज़ और आता है, प्रश्न आता है, अगर जातक का जन्म रात्रि में होता है, चूँकि जातक का जन्म 5:17 सायं है तो ये सूर्यास्त के पहले ही है तो ये दिन का जन्म है। रात्रि में जन्म होता है तो गणना करने की थोड़ी सी विधि अलग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। अगर रात्रि में जन्म रहता है इस जातक का
तो हम 60 दंड जो होता है टोटल 24 घंटे का मान होता है। यानी 24 घंटे को अगर हम 2.5 में से गुणा कर देंगे तो दंड निकलेगा जो 60 दंड होगा। यानी ये एक पूरा दिन रात मिला के 60 दंड के बराबर होता है। तो इस 60 में से घटा देंगे दिन मान को उस दिन के, तो दिन मान 33-45 था, इसको हमने घटा दिया तो 26-15 हमको मिल गया उस दिन का रात्रिमान। ये उस दिन का रात्रिमान माना जाएगा। इस रात्रिमान को अब 8 भाग में विभाजित करेंगे और फिर उसमें जो ये वाराधिपति है उसको बैठाएंगे, लेकिन उसका भी अलग होगा सिस्टम बैठाने का। कैसे बैठाएंगे? जो रात्रि में जो दिन होगा, यानी उस रात्रि में जो वार होगा हिंदी सप्ताह के अनुसार, उससे 5वीं राशि लेंगे। तो अगर मंगलवार की रात्रि में उसका जन्म है तो मंगल से 5वीं राशि कौन सी लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, यानी वो पहले खंड पे जो है शनि का वार माना जाएगा, उसको शनि लिखा जाएगा, वहाँ उस खंड के स्वामी शनि होंगे, तो 5वां वार लिया जाएगा। अब अगर रात्रि होती तो शनि से क्रमशः लिया जाता, उसी चीज़ को हमने लिखा है। तो इस तरह हमने निकाला। तो इस जातक की जो कुंडली हम देख रहे हैं इसमें शनिवार जो है, यानी शनि जो शनिवार के स्वामी हैं शनिदेव, इनका जो खंड आ रहा है वो 5वां खंड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये जो शनि का जो भी खंड आएगा उस दिन का, उसको ध्रुवांक मान के चलेंगे। तो ध्रुवांक यहाँ हमको 5 मिल रहा है, 5वां खंड है। अब इसी से आगे का कैलकुलेशन होगा। अब ध्रुवांक के अनुसार जो है, चूँकि 4, 13 एक खंड है, तो 5वां ध्रुवांक यानी 20, 65 अर्थात 21, 5। ये 65 का जो 60 है वो एक बन के इधर आ जाएगा। तो यही चीज़ है, 21, 5 है। यानी शनि का जो इष्ट दंड है वो 21, 5 है। यही जो है शनि का जो इष्ट दंड या शनि का जो खंड होगा, यही गुलिक इष्ट दंड माना जाता है। लेकिन अब यही अंतर होता है, यदि रात्रि दंड के अनुसार आपने यहाँ निकाला, जैसा कि हमने बताया था 60 में से घटा के, तो इसमें यहीं आके फिर से दिनमान को हम जोड़ देंगे। यानी अगर 21-5 निकला है तो फिर 33-45 को यहाँ एक बार फिर से जोड़ के फिर जो इष्ट दंड आएगा उसको गुलिक इष्ट दंड माना जाएगा। तो दिन और रात्रि का निकालने का थोड़ा सा अलग है। तो इसको आप 1-2 बार किसी जातक का एग्जाम्पल लेके रिवीजन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि रात्रि दंड के अनुसार निकाला गया है तो इसमें दिनमान जोड़ते हैं, परंतु दिन में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दिन का ही दिनमान होता है। रात्रि का होगा तो दिनमान उसमें जोड़ के दिन का गुलिक इष्ट दंड निकाला जाएगा। अब हमको ये मिल गया 21-5, एक गुलिक इष्ट दंड मिल गया। अब इसी को हम लग्न सारणी चक्र में देख के ये निश्चित करेंगे कि गुलिक जो है उसका भाव क्या है। तो इसके लिए हम ज्योतिष रत्नाकर में जो लग्न सारणी चक्र हुआ इसको देखते हैं। तो 21-5 को हम जब देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे 21-12 और 21-0, तो 21 और 0-5 है चूँकि ये, तो 21-5 जो है ये है आपका 21 और 0-5, 21-0 से लेकर 21-12 के बीच में है, तो इसके बीच में इसका मान होगा। तो ये कर्क राशि में होगा और डिग्री कितना है, डिग्री ऊपर आएंगे तो 19 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो कर्क जो होगा लग्न सारणी चक्र के अनुसार एक कर्क राशि होगी और 19 डिग्री होगी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब जो हमने जातक का होरोस्कोप बनाया था लग्न सारणी चक्र का, उसमें देख लेंगे, ये पीछे हमने बनाया था जो 5 अंक वाली वीडियो में। यहाँ जो है कर्क राशि जो अष्टम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ गुलिक, ये हमने गु लिख के दशमलव लगाया है, ये गुलिक का संकेत है। तो गुलिक इसके जो है अष्टम भाव में कर्क राशि में होगा। अब आगे हम देखते हैं मांदी के बारे में। मांदी को निकालने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी भिन्न है। मांदी निकालने की विधि के लिए पहले सबका एक ध्रुवांक निश्चित होता है। जैसे सूर्य का ध्रुवांक 26 है, चंद्रमा का 22 है, मंगल का 18 है, बुध का 14 है, बृहस्पति का 10, शुक्र का 6 और शनि का 2। 4-4 ध्रुवांक सबके घटते जाते हैं दिन के अनुसार। अब जिस दिन का मांदी बनाना हो उस दिन के दिनमान को, यानी कि जातक का जो जन्म है 23 जुलाई 1991 को, उस दिन का जो दिनमान होगा उसको ध्रुवांक से गुणा कर देंगे और 30 से भाग कर देंगे। इसके पश्चात जो दंडादि आवेगा वही मांदी का इष्ट दंड होता है, और इसी इष्ट दंड पर जो राश्यादि आवेगी वही मांदी का स्पष्ट होगा। तो मंगलवार का जो ध्रुवांक है वो 18 है, हम यहाँ देख रहे हैं।
ये बीच में हम कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी थी, तो इसको हमने कट कर दिया है। मंगलवार का जो ध्रुवांक है वो 18 है, और उस दिन का जो जातक के जन्म है उस दिन का दिनमान जो है 33-45 है। तो इसमें 18 से हमने गुणा कर दिया तो इतना आ गया। इसको फिर 30 से भाग देंगे तो 19.8 है 27 आया। तो यहाँ से हमने 12 को ला के इसमें एडजस्ट किया तो 20 हो गया और ये 15 हो गया। यानी 20 दंड और 15 कला जो आया वो मांदी का इष्ट दंड होगा। अब 20-15 को फिर उसी लग्न सारणी चक्र में हम जाके देखेंगे तो फिर से हमको उसमें दिखेगा कि कर्क राशि और 15 डिग्री पर, तो मांद की जो स्थिति होगी वो कर्क राशि पे 15 डिग्री में। पांचांक में हम देखते हैं 20-15, तो ये देखिएगा 20-14 ये कर्क राशि के सामने है, और ऊपर देखेंगे तो 15 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये 15 डिग्री कर्क राशि में, यानी कि जब अब जातक की हम फिर से एक कुंडली बनाएंगे जो होरोस्कोप बनाते हैं, तो गुलिक और मांदी जो है दोनों ही कर्क राशि में बैठे हैं। दोनों की डिग्री थोड़ी सी अलग है, यानी गुलिक जो है 19 डिग्री के पास है और मांदी जो है वो 15 डिग्री के पास है। अब यही एक चीज़ें देखना है, ऊपर जो आपने मांद निकाला है, अगर रात्रि में जन्म हो तो क्या होगा। तो रात्रि में जो जन्म होगा तो ध्रुवांक चेंज हो जाएगा। ऊपर हम जो यहाँ ध्रुवांक बता रहे हैं, सूर्य का ध्रुवांक 26 से चंद्रमा का इतना, तो ये 5वां ध्रुवांक जो है स्टार्ट हो जाएगा सूर्य का। जैसे सूर्य का 26 ध्रुवांक है, तो अगर रात्रि में जन्म है तो यहाँ से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये बृहस्पति के दिन का जो ध्रुवांक को सूर्य का ध्रुवांक माना जाएगा। तो इस क्रम से स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ देखेंगे रात्रि में जन्म हो तो सूर्य का 10, फिर चंद्रमा का 6, फिर उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल का 2, फिर उसके बाद बुध का जो है 26, इस तरह फिर 4-4 घटते हुए ध्रुवांक बनेंगे। अब जो है ये आप एक फाइनल लग्न होरोस्कोप मान सकते हैं। अब जब भी विश्लेषण आप करें तो इसके अनुसार पूरा विश्लेषण करें। तो यहाँ आपके पूरे 9 ग्रह हैं और साथ ही गुलिक भी है, तो इनको भी ध्यान में रख करके कि अष्टम भाव में गुलिक है तो वहाँ स्थित है तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या फल होगा, उसके बाद आप विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण में और अधिक शुद्धता आपको प्राप्त होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप गुलिक और मांदी के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आगे हम किसी वीडियो में गुलिक जो है उसका सभी 12वें भाव में और साथ ही किस ग्रह के साथ संयोग होने पर या दृष्टि होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।